हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शादाब खान। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फ्रॉम माथेमा एकेडमी से, जिसका नाम है JEE। स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर डेली पढ़ाते हुए यहाँ पे साइंस स्टडी ग्रुप लिखते हैं, तो आज माथेमा एकेडमी क्यों लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, इसके भी कुछ मेरे पर्सनल रीजन है, क्योंकि मैं साइंस स्टडी ग्रुप का कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरे को यहाँ पे चैनल का नाम चेंज करना पड़ा है माथेमा एकेडमी। अब आप लोग सोच रहे हैं माथेमा की मीनिंग क्या है। माथेमा का ग्रीक वर्ड में डेट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की स्टडी यहाँ पे आपके जितने भी वीडियोस पे लेक्चर दे रहा हूँ आपको, वहाँ पे मैं सिर्फ मैथ्स का दे रहा हूँ, इसलिए मैंने माथेमा एकेडमी के नाम से ये चैनल बनाया है। स्टूडेंट्स, आप टेंशन मत लीजिए, ये लेक्चर जो है, ये जो चैनल का नाम हमारा लास्ट नाम होगा, इसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। वरना आप लोग सोच रहे होंगे कि सर डेली चेंजेस करेंगे तो हमको याद करने में प्रॉब्लम होगी। यही एक लास्ट नेम है, ये एक बार याद कर लीजिए आप, उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग आज के लेक्चर में ध्यान देते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। सबसे पहले इसका हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं कि JEE का फुल फॉर्म क्या है। उम्मीद करता हूं कि हर स्टूडेंट्स को मालूम होगा JEE का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। अब स्टूडेंट्स, ये JEE को हमको जरूरत क्यों पड़ रही है, JEE एंट्रेंस एग्जाम देने की हमको रिक्वायरमेंट क्यों है। हम तो वैसे भी डिग्री कॉलेज में बहुत सारे 12th के साइंस पढ़ने के बाद हम डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हम JEE क्यों देते हैं। हम तो MST CT से भी हम लोग एग्जाम से लेके MST CT का एग्जाम देके भी हम एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन JEE पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों हमको ये एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखिए कि हम लोग सबसे पहले 12 का जो एग्जाम देते हैं, ये आपको बहुत ही मस्ट याद रखना पड़ेगा। 12 का जो भी आपका बोर्ड एग्जाम है या CSE या फिर जो भी CBSE एग्जाम है, जो भी आपका एग्जाम है 12 का बोर्ड एग्जाम, या फिर ध्यान रखिए इसके 40% मार्क्स, इसके कितने मार्क्स, 40% मार्क्स। ये चीज आपको ध्यान में रखने का अपनों कि 12 का बोर्ड एग्जाम जो दे रहे उसका 40% मार्क्स मिक्स मीन्स आपको क्या है कि 60 मार्क्स, अगर आपको 60% मार्क्स मिला है तो उसको आपको क्राइटेरिया में 40% मार्क्स में कन्वर्जन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि JEE एडवांस का जो मार्क्स है, JEE एडवांस का जो एग्जाम है, JEE एडवांस का जो एग्जाम है। अब JEE एडवांस कब मिलेगा आपको, जब आप JEE मेंस क्रैक करेंगे। अभी हम लोग वो भी देखेंगे कि JEE मेंस क्रैक करने का तरीका क्या है, रीजन क्या, कैसे JEE मेंस क्रैक करेंगे ताकि हम लोग JEE एडवांस की क्वालिफाई कर सके। ठीक है, अभी देखिए JEE एडवांस एग्जाम का क्या है, JEE एडवांस एग्जाम का 60% मार्क्स आपको कैलकुलेट किया जाता है। अभी स्टूडेंट ध्यान रखिए यहाँ पे, अगर आपको सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि JEE का एग्जाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि टॉप मोस्ट कॉलेज डेट इज कॉल्ड IIT कॉलेज, IIT बॉम्बे आपने सुना होगा, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT बहुत सारे, हैदराबाद, IIT कानपुर, बहुत सारे कॉलेजेस है जो IIT ये आपको JEE एडवांस क्रैक क्वालिफाई करने के बाद ही आपको IITs में एडमिशन देते हैं। IITs आपको मालूम होगा, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म मालूम होगा। IIT बॉम्बे डेट इज कॉल्ड फेमस IIT कॉलेज है, ये IIT बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। अभी देखिए 12th में बोर्ड में आप 50% भी मार्क्स लाएंगे तो भी चलेगा, उससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन JEE, अभी आपको सबसे पहले JEE मेंस को आपको पहले एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहले किसका देना पड़ेगा, JEE मेंस। JEE मेंस को आप जब इसको क्वालिफिकेशन करेंगे आप JEE मेंस, तो किसके आगे फॉरवर्ड करेंगे, JEE एडवांस की तरफ जाएंगे। JEE एडवांस का जब आप क्वालिफिकेशन होगा उसका 60% मार्क्स और 12 के बोर्ड का 40% मार्क्स ही आपको IIT कॉलेज दिलाएगा। समझ में आया अभी आपको समझ में आ गया कि IIT कॉलेज। अब IIT कॉलेज की जरूरत क्यों है, ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि IIT कॉलेज देखिए, बी हम नॉर्मल कॉलेज से भी करते हैं, बीटेक या बी हम नॉर्मल कॉलेज या डिग्री कॉलेज से, कोई भी कॉलेज से करेंगे चलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे फ्यूचर को हम देखते हुए JEE मींस और JEE एडवांस, यहाँ पे आपको दोनों चीज क्रैक करना मस्ट है, क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी जॉब की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे IIT कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको सेकेंड ईयर के एंड या थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर ही प्लेसमेंट होना चालू हो जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे यही सोचेंगे, कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई हमारा फ्यूचर खराब हो। हम अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं। क्यों परेशान रहेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल कॉलेज से डिग्री कर तो लेते हैं लेकिन हमको जॉब नहीं मिलती। जॉब क्यों नहीं मिलती स्टूडेंट, क्योंकि वहां पे आपको थ्योरेटिकली सिर्फ थियरी के बेसिस पे पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली आपको IITs और बड़े बड़े मोस्ट एस्पिरेंट डिग्री कॉलेज में ही दिया जाएगा। समझ में आया। तो अभी JEE मेंस और JEE एडवांस के बेस पे आपको समझ में आ गया कि IIT कॉलेज क्यों चाहिए आपको, क्योंकि आपको IIT कॉलेज जैसा ही, IIT एक टैग हो गया समझ लो। अब IIT कॉलेज के जैसा ही वहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। प्रैक्टिकल मींस ऐसा नहीं है कि मोटर के बारे में आपको थ्योरी पढ़ा है तो वहां पे मोटर चला के बताया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मोटर के अंदर का स्ट्रक्चर, उसके इंटरनल पार्ट्स को आपको पूरा वहां पे सेपरेट करके बताया जाएगा कि ये भाई ये कौन सा काम करता है, ये कौन सा काम करता है, ये कौन सा काम करता है। समझ में आया। अभी देखिए, तो JEE मेंस आपको
आपको समझ में आ गया कि आईआईटी कॉलेज के लिए ही ये सब चीज किया जाता है। अब आईआईटी कॉलेज में जाने का है तो क्या पता चला आपको कि 12th बोर्ड एग्जाम के आपके मार्क्स जो कैलकुलेशन है कितना 40% मार्क्स रिक्वायरमेंट है और जेई एडवांस के एग्जाम हो 60%। लेकिन जेई एडवांस से पहले आपको क्या देना पड़ेगा, जेई मेंस। तो जेई मेंस देने से पहले हमको क्या जानना जरूरी है कि इसके पैटर्न क्या है। देखिए जेई मेंस के 3 पेपर में एग्जाम लिए जाते हैं, जेई मेंस के 3 पेपर में एग्जाम लिए जाते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ये हम लोग देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लगे तो आपको, या फिर लिख लीजिए, तब तक मैं इसको रब करता हूं। ओके, अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैं आपको बोला हूं कि जेई मेंस 3 पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे सबसे पहले पेपर 1, यहाँ पे पेपर 1 हम लोग पूरा इसका पैटर्न देखेंगे कि इसका पैटर्न क्या होता है, जेई मेंस का पूरा एक एक करके पैटर्न देखेंगे। पेपर 1 हो गया, यहाँ पे पेपर 2 की बात करूंगा मैं यहाँ पे अभी, और थर्ड क्या है, पेपर 3, पेपर यहाँ पे 3 की बात करूंगा। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए कि यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले ध्यान रखिए आप कि जो पेपर 1 का एग्जाम देते हैं वो हम लोग देते हैं, हम लोग में हम लोग सब देते हैं। यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सब देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि बी और बीटेक में जिसको एडमिशन लेने का है, बी और बीटेक में, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, बी और बीटेक दैट इज फॉर केमिकल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस से बहुत सारे इंजीनियर हो गए जो पेपर 1 का आपको डेट इज कॉल्ड बी या बीटेक के लिए, समझ में आया यहाँ पे। दूसरा पेपर 2 जो है यहाँ पे बी आर्किटेक्चर इंजीनियर। अब आर्किटेक्चर इंजीनियर मींस क्या है, कहीं पे आपको बिल्डिंग बनाने का या कहीं पे कुछ भी बनाने का आपको ऐसा, उससे पहले आपको प्लान लगता है, प्लान मींस उसके आपको डिजाइन लगते हैं, उसके आपको ड्राइंग लगती है कि ये ड्राइंग में इतना कौन सी चीज कहां पे बैठने वाली, इतनी जगह पे कितना सेटअप होने वाला है। तो वो कॉलेज में एडमिशन के लिए डेट इज कॉल्ड बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको पेपर 2 का एग्जाम देना मस्ट है, समझ में आया। अब पेपर 3 यहाँ पे डेट इज कॉल्ड पेपर बैचलर ऑफ प्लानिंग। ध्यान रखिए ये चीज, इसको पेपर 3 में ही आपको, ये पेपर 2 और पेपर 3 हम लोग बहुत रेयर केस स्टूडेंट्स को हम लोग देखते हैं कि जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करता है या फिर बैचलर ऑफ प्लानिंग, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जो 90% जो फेमस है, जो एक टैग बना हुआ वो बी और बीटेक का टैग बना हुआ है, समझ में आया। बी बीटेक में क्या आ गया, केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, डेट इज कॉल्ड पेपर 1 के अंदर आएगा, समझ में आया। पेपर 2 के अंदर क्या आएगा, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में कोई भी आप चीज बना रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह बना रहे, तो बिल्डिंग वगैरह बनाने से पहले आपको उसकी डिजाइन देना जरूरी है कि कौन सी चीज कहां पे, किचन कहां पे रहने वाला है, बेडरूम कितना रहने वाला है, कितना हॉल रहने वाला है, हॉल तो एक ही रहेगा, कितना बेड, कौन से साइड में कितने एंगल पे क्या रहने वाला है, वो बी आर्किटेक्चर डेट इज कॉल्ड बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर देने वाला है, समझ में आया। अब ये बैचलर ऑफ प्लानिंग क्या है, ये पेपर 3 है। बैचलर ऑफ प्लानिंग में स्टूडेंट्स डेवलपमेंट अर्बन एरिया के लिए किया जाता है। अर्बन एरिया में देखिए जो सिटी, जो अर्बन एरिया, जो आपको सिटी, ना ही वो विलेज रहेगा ना ही वो पूरी तरह से सिटी रहेगा, दैट इज कॉल्ड, देखिए जो सिटी और टाउन को कनेक्शन के लिए अर्बन एरिया का जो डेवलपमेंट होता है, देखिए बहुत सारे आप लोग सुने होंगे कि विलेज जो है अभी विलेज नहीं रहेगा, गांव जैसा है वो गांव नहीं रहेगा, अभी वो शहर होते जा रहा है। तो शहर कौन का काम कौन करता है, डेट इज बैचलर ऑफ प्लानिंग का काम करते हैं, ये लोग करते हैं, ये इंजीनियर का काम करता है, ये बैचलर, ये तीनों का टैग इंजीनियर का ही टैग है। लेकिन ये इंजीनियरिंग की तीनों के लिए जाने के लिए आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 अलग अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, समझ में आया। अभी बैचलर ऑफ प्लानिंग भी समझ में आ गया होगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेपर 1 की जो मैं बात करूं, अगर पेपर 1 की, अब यहाँ पे देखिए पैटर्न की बात करूंगा, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ से पैटर्न की जो मैं बात करूंगा, आप यहाँ पे जब मैं पैटर्न की बात करूंगा तो बी या बीटेक कीजिए आप, तो आप ध्यान में रखेंगे सबसे पहले आपको यह भी मालूम होगा कि जेईई के अंदर पीसीएम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पीसीबी की रिक्वायरमेंट, डेट इज कॉल्ड एम की जगह रिप्लेसमेंट बी नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, फिजिक्स है, ये क्या हो गया केमिस्ट्री, ये क्या हो गया मैथ्स हो गया, समझ में आया। अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये चीज समझ ध्यान में रखिए आप, ये तीनों चीज, ये 3 सब्जेक्ट का ही आपको पेपर देने का जेईई पेपर 1 के अंदर। अभी पेपर 2, पेपर 3 की बात नहीं करेंगे हम लोग, अभी सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखिए फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अब ये जो जेईई मेंस का जो है, ये जो पैटर्न है, ध्यान में रखिए पैटर्न की, यहाँ पे मैं पैटर्न भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जेईई मेंस का पैटर्न है, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये ध्यान में रखिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो एग्जाम पेपर 1 है, ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 360 मार्क्स का। 360 मींस 360 मार्क्स का पूछा जाता है पेपर 1, समझ में आया। पेपर 1 में जो हम लोग केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम आईआईटी कॉलेज की जो तैयारियां करते हैं जाने के लिए, वहां पे एडमिशन लेने के लिए, उसमें हम जो पेपर 1 की तैयारियां करते हैं उसमें कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 360 मार्क्स का। अभी ध्यान दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, इसके अंदर फिजिक्स के अंदर 30 मार्क्स, केमिस्ट्री के अंदर भी 30 मार्क्स और मैथ्स के अंदर भी 30 मार्क्स पूछे जाते हैं, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। ध्यान दीजिए, तीनों के अंदर कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन, मार्क्स नहीं सॉरी, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन हो गए, 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको,
एग्जाम के अंदर कितने पूछे जाते हैं पेपर 1 के अंदर? 90 क्वेश्चन। ये ध्यान में रखिए आप, पेपर 1 के अंदर 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 क्वेश्चन। अब ये ध्यान में रखें 90 क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन आर आस्किंग 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 4 मार्क्स का। 90 इंटू 4 कितना हो गया? 360। समझ में आया अभी? 90 इंटू 4 कितना हो गया? 360 मार्क्स का पूछा गया। अभी देखिए, जब तक स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज अगर हम वहां की इसकी तैयारी करें तो हमको उसके सबसे पहले पैटर्न और सिलेबस के बारे में मालूम होना जरूरी है, कौन से डायरेक्शन में। वरना देखिए, मेहनत गधा भी करता है और मेहनत घोड़ा भी करता है, दोनों में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? मेहनत गधा भी करता है और मेहनत घोड़ा भी करता है, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। घोड़े की वैल्यू भी आपको मालूम है, घोड़ा जब रेस में दौड़ेगा तो उसकी वैल्यू अलग है, गधा जो अगर रेस में भी दौड़ता है तो उसकी वैल्यू अलग है। समझ में आया? तो मेहनत का आप जो हार्ड वर्क करते हैं उसका डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो चीज आपको मालूम होना मस्ट है। समझ में आया? तो 90 इंटू 40 समझ में आया, 360 मार्क्स का। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, फिजिक्स का जो 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का भी 30 क्वेश्चन, मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन, तीनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी देखिए, आपको करना कितना इसमें? 25 अटेम्प्ट करने का है। ए फॉर अटेम्प्ट लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, ए फॉर अटेम्प्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। इसमें कितना अटेम्प्ट करना है? इसमें भी 25 अटेम्प्ट करने का है। इसमें किसमें करने का है? 25 अटेम्प्ट करने का है। समझ में आया अभी देखिए, तीनों के अंदर अटेम्प्ट कितना करना है? 25 25 25। तीनों के अंदर आपको 25 25 25 मार्क्स अटेम्प्ट करने का है। मींस कितना रिड्यूस हो गया यहाँ पे? 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने का है 90 क्वेश्चन के अंदर। अभी कितना हो गया? 75 जब आया तो वहां पे कितना, मींस क्या पता चला आपको? 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। 75 इंटू 4 कितना हो गया? 300। मींस आपको कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करने का है? 300 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का पेपर 1 के अंदर। ये कैलकुलेशन दिमाग में रखते हुए चलने का स्टूडेंट, क्योंकि जब चीज की, कोई चीज की अगर आप तैयारी कर रहे, प्रिपरेशन कर रहे, तो ये सब कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ताकि उसी के हिसाब से आपको कितने मार्क्स आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए आपको लग रहा है वो चीज बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। समझ में आया? अभी देखिए, 25 क्या बोला मैंने? 25 अटेम्प्ट करने का, 25 इसमें भी, 25 इसमें भी। अब एक चीज ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि 25 अटेम्प्ट तो करने का है, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन जो रहेंगे एमसीक्यू रहेंगे, 20 क्वेश्चन। अभी देखिए, ये चीज मैं लिखता हूं यहां पे, 25 अटेम्प्ट करने का किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। 25 अटेम्प्ट करने किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। 25 अटेम्प्ट करने किसके अंदर? मैथ्स के अंदर। समझ में आया? तो ये तीनों 25 में से, मींस हर 25 में से आपको 20 और 20 एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ये 20 क्वेश्चन, ये जो 20 क्वेश्चन है ये एक इसमें से आएगा, ये 20 जो क्वेश्चन है एक इसमें से आने वाला है, और ये जो 20 क्वेश्चन है एक इसमें से जाने वाला है। समझ में आया? तो ये तीनों में से 20 मींस अब देखिए 5-5 क्वेश्चन बचा है। अब ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग रहती है, ध्यान में रख के काम करने का आपको। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये जो एमसीक्यू टाइप, अब एमसीक्यू क्या है? दैट इज कॉल्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस हर क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन राइट रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन रॉन्ग रहेंगे। अगर आप राइट करते हैं तो हर क्वेश्चन को कितने मार्क्स दिया जा रहा है? 4 मार्क्स। तो अगर आप राइट करते हैं दैट इज कॉल्ड 4 मार्क्स आपको यहाँ पे गेन हो गया। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिए, अगर आपके मार्क्स वहां पे आपके जो क्वेश्चन कर रहे हैं अगर वो रॉन्ग हो जा रहे तो वहां का जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाते हैं। कितने मार्क्स? 1/4, दैट इज कॉल्ड 25%। 1/4 में दैट इज कॉल्ड 25%। मींस हर क्वेश्चन से आपको 25% मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। मींस क्या पता चला कि अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किया है, 4 सही किया तो कितना हुआ? 4 चौक 16, 16 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है। अगर आप 4 क्वेश्चन और गलत कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो वहां पे आपको 1 मार्क्स कट हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला? 4 क्वेश्चन आपने सही किया और 4 क्वेश्चन कंटिन्यू गलत किए तो आपको जो 16 मार्क्स है वो कैलकुलेशन में हो जाएगा 15 मार्क्स। समझ में आया? क्योंकि एक क्वेश्चन से 25% आपके मार्क्स कट हो रहे हैं। समझ में आया? अभी देखिए, 5 क्वेश्चन यहां से, 5 क्वेश्चन यहां से, 5 क्वेश्चन यहां से बच रहा है। अब ये तीनों में से 5-5 जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये तीनों में से ये तीनों जो 5-5 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आपको देखने का पैटर्न अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो तैयारी बहुत आसानी से होती है। ये तीनों में से 5-5 क्वेश्चन जो रहता है न्यूमेरिकल टाइप आंसर क्वेश्चन रहता है, दैट इज कॉल्ड एनटीए, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, दैट इज न्यूमेरिकल टाइप आंसर टाइप रहता है। ये क्या रहता है? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देना रहता है। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल एक ऐसा क्वेश्चन दिया है कि रमेश जो है गणेश से 3 साल बड़ा है।
और उसकी मम्मी वो टाइम पे 50 साल की, सॉरी उसकी मम्मी वो टाइम पे 30 ईयर की थी, ठीक है। तो बताइए रमेश क्या है, कुछ टाइम के बाद इतना कितना उसके एज हुआ, मतलब गणेश से कितने साल बड़ा हुआ। तो इस टाइम में आपको एयर का कैलकुलेशन निकालने का है। तो एयर के कैलकुलेशन के लिए एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, या तो 20 या 30 या 40 50 जो भी समथिंग वैल्यू आ रही है, तो वो वैल्यू आपको पुटअप करके लेना है। तो वहां पे आपका आएगा, वहां पे भी आपको 4 मार्क्स दिया जाता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट ध्यान रखिए कि नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपका कुछ भी नहीं रहता है। अगर आप सही कर रहे हैं तो राइट मार्क्स, गलत कर रहे हैं तो कुछ भी आपका नुकसान नहीं होने वाला है, समझ में। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा टिपिकल रहते हैं। थोड़ा सा क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं रहते, आपको डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट करना रहता है, समझ में आया। तो अभी देखिए फिजिक्स के अंदर भी यही रूल है, केमिस्ट्री के अंदर भी यही रूल है, मैथ्स के अंदर भी यही रूल है। ये आपका पेपर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। पेपर 1 किसके लिए, फिर से देखिए, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस, ये से दैट इज कॉल्ड पेपर 1, दैट इज कॉल्ड बी बीटेक, ओके। पेपर 2 बी आर्किटेक्चर, बैचलर आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग, ये दोनों छोड़ के जो भी इंजीनियरिंग आ रहा है वो पेपर 1 के अंदर ही आएगा, समझ में आया। अगर मैं कोई नाम भूल जा रहा हूं तो आप ये मत सोचिएगा कि सर आपने ये नहीं बताया तो ये नहीं आएगा, आएगा वो भी। ओनली बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग, ये दो इंजीनियरिंग का बैचलर छोड़ के कोई भी अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग का टैग आ रहा है तो वो पेपर 1 के अंदर ही आएगा, समझ में आया। तो पेपर 2 के लिए अभी देखिए, पेपर 2 के लिए भी आप इसको रब करिए ताकि मैं पेपर 2 का भी बता सकूं, ओके। स्टूडेंट अब ध्यान रखिए हमारा पेपर 2 के अंदर क्या होने वाला है। मैंने पेपर 2 और पेपर 3 का थोड़ा सा लिखा हुआ है क्योंकि पेपर 1 ट्रेंड में स्टूडेंट, तो पेपर 1 सबको मालूम रहता है, पेपर 2 और पेपर 3 बहुत ही रेयर केस स्टूडेंट को मालूम रहता है। अगर आपको मालूम है तो वेल एंड गुड, नहीं मालूम है तो आज आप लोग जान जाइए, यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। देखिए पेपर 2 के अंदर भी यहाँ पे 3 टाइप में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 3 टाइप में यहाँ पे आपको टाइप्स दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले क्या रहेगा, एम, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट ध्यान रखिए, अभी देखिए पेपर 1 में भी एम था, पेपर 2 में भी एम मिल रहा है, तो एम की देखिए वैल्यू कितनी यहाँ पे बढ़ते जा रही है। इसके अंदर उसका दूसरा टाइप क्या है, एप्टीट्यूड, ए फॉर एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ओके, यहाँ पे ध्यान रखिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड बी आर्किटेक्चर के लिए, जो आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए जो दिया जाता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड डिजाइनिंग, समझ में आया। यहाँ पे डिजाइनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बताया आपको कि आर्किटेक्चर किसके वास्ते होता है, डिजाइन बनाने के लिए वास्ते। तो डिजाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, समझ में आया। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 25 क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टूडेंट ध्यान रखिए। यहाँ पे इसके अंदर आपको क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, जरा ध्यान रखिए। यहाँ पे भी आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन इसके अंदर भी पूछे जाते हैं आपको। और इसके अंदर स्टूडेंट्स याद रखिए, इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जेई मेंस के अंदर जो पार्ट है वो डिजाइनिंग का पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर ही आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। अब देखिए, ये जो बी आर्किटेक्चर का जो क्वेश्चन है वो 400 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का, 400 मार्क्स है, ये आपको ध्यान में रखने का है। ये कितने का पूछा जा रहा था, 360 का, ये कितने का पूछा जा रहा है, 400 मार्क्स का। यहां तक समझ में आया। अभी देखिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है 30 है, तो 30 में से आपको अटेम्प्ट कितना करने का है, 25 अटेम्प्ट करने का है। अटेम्प्ट कितना करने का है, 25। और कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, समझ में आया। मीन्स 25 का अगर 4 करें कितना हो गया, 100 हो गया, समझ में। यहाँ पे 5 क्वेश्चन का आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। 30 में से आपको 25 अटेम्प्ट करने का, मीन्स 5 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, उसमें से आपको जो भी टिपिकल लगता है। अब ये 50 क्वेश्चन है, इसमें आपको रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं दिया जाता है। हर क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करने का है, और ये हर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने मार्क्स का दिया जाता है, 4 मार्क्स का, समझ में आया। यहाँ पे अभी देखिए, या इसका 4 मार्क्स का कितना हो गया, 25 का 4 हो गया, कितना हो गया, 100। इसका कितना होगा, 50 का 4 कितना हो गया, 200, समझ में आया। यहाँ पे अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ये अभी देखिए 200, 300 बचे तो कितना हो जाएगा, ये 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन। यहाँ पे 50 क्वेश्चन मीन्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाता है, एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का। अब सोच सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन कितना टिपिकल हो सकता है जो एक क्वेश्चन को 50 मार्क्स दिया जा रहा है, समझ में आया। यहाँ पे एक क्वेश्चन को जो 50 मार्क्स दिया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन कितने लेवल का टिपिकल होगा जो एक क्वेश्चन को 50 मार्क्स दिया जाता है, समझ में आया। तो 52 कितना हो जाएगा, 100 हो गया, तो कितना मार्क्स हो गया, 200, 300, 400, दैट इज कॉल्ड 400, समझ में आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 400 मार्क्स का समझ में आया। कैलकुलेशन कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे 30 में से 25 करना है, 5 क्वेश्चन का रिलैक्सेशन है, 5 क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स, यहाँ पे 4। तो इसमें भी कट ऑफ, यहाँ पे भी, इसमें भी निगेटिव मार्किंग स्टूडेंट रहता है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, तीनों के अंदर अपना इसमें जो निगेटिव मार्किंग रहता है। इसका थोड़ा सा डिजाइन, जो स्ट्रक्चर, इसका जो सिलेबस का डिजाइन थोड़ा अलग रहता है। अभी देखिए पेपर 3 के अंदर क्या है,
पेपर थर्ड के अंदर भी ध्यान दीजिए, इसके अंदर होता क्या स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैथमेटिक्स। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तीनों पेपर के अंदर मैथमेटिक्स आया। इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट कि जो इंजीनियरिंग कर रहा है स्टूडेंट्स, वो इंजीनियरिंग करने से पहले उसको मैथ्स आना बहुत ही मस्ट है। मैथ्स अगर उसको नहीं आता है तो मैं आपको बड़े ही दुख के साथ बोल सकता हूँ, बड़े दुख के साथ बोल रहा हूँ कि आपको इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। फार्मेसी में चले जाइए या बीएससी कर लीजिए या कुछ और कर लीजिए, लेकिन इंजीनियरिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो मैथ्स हो गया यहाँ पे। दूसरा क्या हो गया, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यहाँ पे भी है, ओके यहाँ पे भी एप्टीट्यूड था, यहाँ पे भी एप्टीट्यूड है। अब एप्टीट्यूड में किसी टाइप के भी रीजनिंग्स हो गया, कैलेंडर के डेट के काउंटिंग होगा कि 1983 में मान लीजिए 3 दिसंबर को अगर मंडे रहा होगा तो यहाँ पे 2002 में 3 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ये भी रीजनिंग्स एप्टीट्यूड के अंदर आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी जगह डिजाइनिंग तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लानिंग। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्लानिंग हो गया। अब यहाँ पे मैथ्स के अंदर भी ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैथ के अंदर भी सेम यही प्रॉब्लम है कि 30 क्वेश्चन रहेगा, करना कितना आपको अटेम्प्ट, 25 अटेम्प्ट करने का है। समझ में आया यहाँ पे? और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है यहाँ पे, ओके 4 मार्क्स का हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 25। समझ में आया यहाँ पे अभी कितना हो गया, 25। ये एप्टीट्यूड कितने का रहेगा, 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। हर क्वेश्चन को आपको 4 मार्क्स का करने का है और इसके अंदर भी कोई भी क्वेश्चन रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, मींस आपको हर क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का है। और ये कितना हो गया, 25 हो गया। ये 25 देखिए 25 का 4 जब मैं किया तो कितना हो गया, 100। समझ में आया यहाँ पे? और इसका कितना हो गया, 50 का 4 किया तो कितना हो गया, 200। आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आपको पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। कितने पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन, और एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का। यहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, मींस क्या कि यहाँ पे हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने का है। तो 25 इंटू 4 कितना हो गया, यहाँ पे भी हो गया 100। ये भी क्वेश्चन कितने, ये भी जो पेपर थर्ड कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 400 मार्क्स का। समझ में आया यहाँ पे? अभी देखिए 100, 200 और ये 100, 400। यहाँ पे क्या पता चला कि पेपर 3 कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 400 मार्क्स का। अभी देखिए पेपर 1 360 मार्क्स, पेपर 2 400 मार्क्स, पेपर थर्ड कितना है, 400 मार्क्स। ये आपको मैं पूरा पैटर्न बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट्स के कितने पूछे जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करने का। अगर आप पेपर 1 कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स जो आप 11 12 में पढ़ते हैं उसके बेसिक बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक चीजें याद रखिए। केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11 12 में पढ़ते हैं वो जरूरत है। मैथ्स के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स के डिफरेंशिएशन का ही पार्ट पूछा जाए या फिर इंटीग्रेशन का ही पार्ट पूछा जाए, लेकिन इंजीनियरिंग जब आप करेंगे आपको मैथ्स के बहुत 3 से 4 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, उसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा काम आते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है वो फिजिक्स के अंदर भी काम आता है। इसलिए मैक्सिमम जो टीचर्स है, जो एजुकेटर है, वो बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप अच्छे से पढ़ो ताकि आपका फिजिक्स भी जितने भी डिफरेंशिएशन का पार्ट है वो क्लियर होता रहे। समझ में आया? इसके अंदर भी मैथ्स को आपको पढ़ने का है। एप्टीट्यूड टेस्ट, डिजाइनिंग जो पेपर 2 की तैयारी कर रहा है, जो बैचलर आर्किटेक्चर में जाने का, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में जाने का है, पेपर थर्ड में किसकी तैयारी करना है, जो बैचलर ऑफ प्लानिंग है, जो इंजीनियरिंग करना चाह रहा है वो ये 3 पेपर की तैयारी करेगा, मैथ्स एप्टीट्यूड प्लानिंग, ये तीनों सब्जेक्ट की तीनों सिलेबस की तैयारी करेगा। और उसको जो डिस्क्रिप्शन है 3 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इसमें से 25 ये आपको मैंने पूरा बता दिया। तो यहाँ पे जेईई मेंस के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये हमको पूरी तरह से पता चल गया कि यहाँ पे जेईई मेंस का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट्स बता सकूं। ओके, अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, हमको मालूम पड़ गया कि जेईई पैटर्न्स क्या होते हैं, जेईई मेंस के पैटर्न क्या होते हैं। ठीक है, अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंस क्या रहता है कि हमको पैटर्न तो मालूम पड़ गया, लेकिन अगर इन केस आप मान लीजिए असम से है या फिर बंगाल से है या फिर गुजरात से है या फिर कोई भी अदर स्टेट से है जहां पे आपको इंग्लिश छोड़ के कुछ भी नहीं मालूम है या फिर वहां के रीजनल लैंग्वेज जो है, जो रीजनल लैंग्वेज मींस अगर आप गुजरात के गुजराती लैंग्वेज मालूम है और इंग्लिश मालूम है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तो ये जो जेईई मेंस का जो एनटीए, अब आपको मैं एनटीए एक पार्ट है जो एनटीए मैंने अभी तक आपको शायद बताया नहीं है। एनटीए मींस क्या होता है, एनटीए ध्यान रखिए, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो जेईई मेंस का जो पेपर है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो रहती है यही क्या बोलते हैं इसको कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आप ध्यान रखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जो एनटीए जो यहाँ पे ये जो कंडक्ट कराती है यही जो हमारा जो है
कंडक्ट कराती है जेईई मेंस के जितने भी पेपर है, ठीक है, पेपर 1 या पेपर 2 पेपर 3 जो भी है, ठीक है। आप देखिए मैं आपको फिर से वही बता रहा हूं कि अगर आप गुजरात से है, गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश और वहां के रीजनल लैंग्वेज जो भी गुजराती छोड़ के आपको 2 लैंग्वेज के सिवा कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन आपको इंग्लिश आपका वीक है और गुजराती जो लैंग्वेज है वो आपकी ज्यादा स्ट्रांग है, मींस आपका वो स्ट्रांग ज्यादा है, तो जो यहाँ पे एनटीए जो कंडक्ट कराती है जो जेईई मेंस के पेपर, वो ये भी ध्यान में रखते हुए कंडक्ट कराती है कि कुछ लैंग्वेज को, ऐसा नहीं है कि जो जेईई का पेपर सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट करते हैं या फिर उर्दू में करते हैं या फिर मराठी में करते हैं। आप महाराष्ट्र में तो बोले सिर्फ मराठी में ही होना चाहिए और कोई लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। एनटीए जो यहाँ पे जो कंडक्ट कराती है सब ध्यान में रखते हुए कंडक्ट कराती है कि इतने बहुत सारे लैंग्वेज है जो ध्यान में रखते हुए कराती है। देखिए सबसे पहले लैंग्वेज की जो मैं बात करूंगा यहाँ पे देखिए मैं एकदम ईजी तरीके से मैं लिखा हूं A-B, यहाँ पे ध्यान दीजिए, और क्या मैं लिखा हूं ई, देखिए और स्टूडेंट ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें लिखा है, E-G-H-K-M, फिर 2 टाइम M, O-P-T-T-U। स्टूडेंट ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो एनटीए जो कंडक्ट कराती है एग्जाम, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखने का है कि वो 30 लैंग्वेज में कंडक्ट कराती है। कितने लैंग्वेज में? 13 लैंग्वेज में जो यहाँ पे एनटीए जो जेईई के एग्जाम को कंडक्ट कराती है वो 13, दैट इज कॉल्ड 13 लैंग्वेज में ये एग्जाम को कंडक्ट कराती है। अभी ध्यान रखिए 13 लैंग्वेज में क्या बोला मैं, ए फॉर असमीज, असमीज मींस ये जो असम की जो लैंग्वेज है वो असमीज लैंग्वेज भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड असमीज लैंग्वेज। अब इसको असम के लैंग्वेज अगर आपको मालूम है कि चलिए मालूम है आपको सिर्फ इंग्लिश मालूम है या फिर आपको असम ही लैंग्वेज मालूम है, इंग्लिश भी नहीं मालूम है, और आप जेईई का पेपर देना चाहते हैं, आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है लेकिन असम की लैंग्वेज में, तो वहां पे असम की लैंग्वेज में भी आप जेईई का पेपर दे सकते हैं, जेईई का पेपर। ओके, अभी देखिए बी फॉर बंगाली, बंगाली लैंग्वेज जो बंगाल के है, बंगाल के रीजनल लोग हैं जो बंगाली लैंग्वेज सिर्फ उनको मालूम है, तो बी फॉर बंगाली लैंग्वेज में भी दे सकते हैं वो। ई फॉर इंग्लिश, अब देखिए एक चीज मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट ध्यान रखिए, ई फॉर इंग्लिश, अब ये असमीज जो लैंग्वेज है इसके साथ आप इंग्लिश भी जोड़ के रखिए, मैं ई फॉर इंग्लिश लिख रहा हूं। ओके, ई फॉर इंग्लिश का लैंग्वेज भी साथ में, मींस असमीज भी हो सकता है और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज एक साथ चलेगा यहाँ पे। अब जी फॉर गुजराती, समझ में आया क्या बोल रहा हूं, मींस गुजरात के लोग जो है या फिर दमन दीव के लोग, समझ में आया, वो गुजराती लैंग्वेज, क्योंकि दमन दीव के लोग भी मैक्सिमम लोग गुजराती लैंग्वेज में ही बात करते हैं, गुजराती प्लस इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज में आप पेपर यहाँ पे भी दे सकते हैं। या फिर देखिए हिंदी, हिंदी में भी आप दे सकते हैं पेपर। अब ऐसा नहीं है कि हिंदी में भाई तो सिर्फ यूपी वाले ही दे सकते हैं, यूपी वाले हिंदी भी बोलते हैं, उनकी अलग एक पर्सनल लैंग्वेज है। ओके, तो यहाँ पे एच फिर हिंदी भी हो सकता है, या फिर बोलेंगे कि कोई और लैंग्वेज के तो वो कोई और कंट्री, सॉरी कोई और स्टेट का है तो वो बोलेंगे हिंदी में ही दूंगा, ऐसा नहीं है, कोई भी हिंदी दे सकता है। और ऐसा नहीं कि असम के लोग सिर्फ असमी से दे सकते हैं, अगर महाराष्ट्र उनको मराठी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती, उनको असमीज लैंग्वेज आती है तो वो भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हिंदी के साथ और क्या प्लस है, इंग्लिश। उसके बाद के फॉर कन्नड़, ध्यान में रखिए यहाँ पे कन्नड़ मींस कर्नाटका के लोग जितने भी है, कर्नाटका के लोग, वो कन्नड़ और इंग्लिश दोनों में कोई जिसमें आपको उनको बेहतर लगता है उसके लैंग्वेज में वो पेपर दे सकते हैं। एम फॉर मराठी, देखिए महाराष्ट्रियन लोग जितना भी, डेट इज कॉल्ड मराठी, मराठी मानुष जिसको बोलते हैं हम लोग, मराठी प्लस इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज में कुछ भी जो भी उनको बेहतर लगता है वो इसमें दे सकते हैं। समझ में आया? अब ये देखिए एम फॉर मलयालम, एम फॉर मलयालम। ओके, अब ये मलयालम के लोग, आपको मालूम है कि मलयालम के लोग जैसा भी उनको प्रेफर करते हैं कि मलयालम आ रहा, तो मलयालम प्लस इंग्लिश के लैंग्वेज में 2 भी उनको प्रेफर कर रहा है वो दे सकते हैं। अब ओ फॉर उड़िया, डेट इज कॉल्ड उड़ीसा, उड़ीसा के लोग इंग्लिश या उड़िया 2 लैंग्वेज, क्योंकि उड़ीसा की लैंग्वेज डेट इज कॉल्ड उड़िया बोलते हैं उसको, तो उड़िया प्लस इंग्लिश, ये 2 लोग, ये दोनों लैंग्वेज उनको जो भी प्रेफरेंस अच्छा लगता है वो उड़ीसा के लोग दे सकते हैं। पी फॉर पंजाबी, पंजाबी वाले जो है, जो पंजाब के लोग हैं वो पंजाबी लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, दोनों में उनको जो बेहतर लगे वो दे सकते हैं। समझ में आया? अब टी फॉर देखिए, ध्यान दीजिए, टी फॉर तेलुगु, समझ में आया क्या बोल रहा हूं, टी फॉर तेलुगु। अब ये जो है केरला के लैंग्वेज में सबसे ज्यादा तेलुगु ही चलता है, तो तेलुगु प्लस इंग्लिश केरला के लोग अगर पेपर देना चाहे, अब देखिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए यहाँ पे जनरल नॉलेज के हिसाब से कि केरला एक स्टेट ऐसा है जहां पे जो पढ़ाई का जो रेशियो है सबसे ज्यादा है। समझ में आया? लिटरेसी की जो रेशियो है सबसे ज्यादा केरला में ही है, तो तेलुगु वहां पे, वहां के लोग लैंग्वेज में अगर चाहे तो तेलुगु प्लस इंग्लिश में दे सकते हैं। अब ये टी हो गया। अब दूसरा टी क्या है, टी फॉर तमिल, दैट इज कॉल्ड तमिलनाडु, तमिलनाडु के लोग तमिल या फिर इंग्लिश में दोनों में पेपर दे सकते हैं। अब यू फॉर उर्दू, उर्दू प्लस इंग्लिश,
अब एक चीज ध्यान में रखे होंगे आप लोग कि उर्दू भी कोई भी दे सकता है। उर्दू में उनको जो भी उनको उर्दू की लैंग्वेज अगर उनको प्रेफरेंस अच्छा लगता है तो उर्दू में भी दे सकते हैं JEE का पेपर, समझ में आया। और इंग्लिश सबके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां पे समझ में आया कि NTA हमेशा 13 लैंग्वेज में JEE के जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराता है। और 13 लैंग्वेज में आपको फिर से बता दिया, A फॉर असमीज, असमीज मीन्स यहाँ जो असम की लैंग्वेज है असमीज बोलते हैं उसको, प्लस इंग्लिश। B फॉर बंगाली, बंगाली जो बंगाल के लोग हैं, कलकत्ता के लोग हैं, वो बंगाली और इंग्लिश में दोनों में दे सकते हैं। E फॉर इंग्लिश, अब ये स्टेट का नाम नहीं है, E फॉर इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। G फॉर गुजराती, यहाँ पे दैट इज कॉल्ड गुजरात के लोग या दमन दीव को लोग जो बोलते हैं हम लोग, दमन दीव के लोग गुजराती या इंग्लिश में दे सकते हैं। देखिए H फॉर हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश जो भी उनको बेहतर लगता है वो दे सकते हैं। K फॉर कनाडा, सॉरी कनाडा बोल रहा हूं, K फॉर कन्नड़, कनाडा तो दूसरी एक कंट्री हो गई, K फॉर कन्नड़ प्लस इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज में दे सकते हैं। M फॉर मलयालम, ओके, मलयालम प्लस इंग्लिश, यहाँ पे भी 2 लैंग्वेज दे सकते हैं। M हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। दूसरे M की बात करूं तो दूसरा M फॉर क्या है, M फॉर मराठी, दैट इज कॉल्ड मराठी मानुस इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लोग जो भी है मराठी मैक्सिमम यूज करते हैं, तो मराठी प्लस इंग्लिश इसमें भी दे सकते हैं। O फॉर उड़िया, उड़ीसा की जो लैंग्वेज है उसको उड़िया बोलते हैं, तो वहां पे उड़ीसा के लोग उड़िया में या इंग्लिश में दोनों में दे सकते हैं। P फॉर पंजाबी, पंजाब के लोग या फिर चंडीगढ़ के लोग जो वहां पे पंजाबी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में वहां पे भी दोनों दे सकते हैं। T फॉर देखिए तेलुगु, जितना भी केरला के लोग हो गए, अब मैं आपको बता रहा हूँ केरला के लोग में जो लिटरेसी है सबसे ज्यादा परसेंटेज में है इंडिया के अंदर, तो तेलुगु प्लस इंग्लिश केरला के लोग ये भी रिफर कर सकते हैं। T फॉर यहाँ पे देखिए दूसरा टी का T फॉर तमिल, दैट इज कॉल्ड तमिलनाडु, तमिलनाडु के लोग जो लैंग्वेज है वो तमिल है, तो तमिल प्लस इंग्लिश में जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो भी दे सकते हैं। U फॉर उर्दू, उर्दू प्लस इंग्लिश, इंग्लिश में कुछ भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश आता है तो यहाँ पे एक पेपर आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि असमी सिर्फ आ रहा है, इंग्लिश नहीं आ रहा तो आप नहीं दे सकते। जो आपके ये 13 लैंग्वेज में आपको बेस्ट लैंग्वेज आता है, एकदम बेस्ट, क्योंकि JEE का पेपर जो आता है वो बेस्ट ही पेपर आता है। बेस्ट मीन्स उसके लिए आपको वो जो लैंग्वेज वो एकदम अच्छी तरह से आना चाहिए, तो ये आप JEE जो है इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके आगे JEE एडवांस, उसके बाद ही आप IIT कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 13 लैंग्वेज में NTA जो एग्जाम, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको बोलते हैं, यही JEE के एग्जाम को कंडक्ट कराता है, ये 13 लैंग्वेज में कंडक्ट कराता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं JEE का जो भी स्ट्रेटेजी है, टिप्स है, वो मैं बता सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए कि हमारा यहाँ पे पैटर्न्स भी हो गया, कितने कोई लैंग्वेजेस में यहाँ पे जो NTA जो है कंडक्ट कराती है एग्जाम, हमको ये भी मालूम पड़ गया। अभी देखिए यहाँ पे हमको स्ट्रेटेजी टिप्स जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, स्ट्रेटेजीज कि ये जो आपको JEE की तैयारी करना कैसे, ये ध्यान में रखना आपको कि ये तैयारी करना क्या और कब से स्टार्ट करने का है। तो ध्यान में रखिए कि आपको स्टार्ट कब से करने का है, कि अगर स्टूडेंट्स अभी तक आप 11th में गए होंगे, ध्यान रखिए अगर आप 11th में अभी गए होंगे तो 11 के हाफ सेमिस्टर, 11 के हाफ सेमिस्टर अगर आपको क्रॉस हो चुका है, मीन्स आपको 50% आपकी जो स्टडी है 11th में वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो वेल एजुकेटेड, सॉरी वेल वहां पे जो आपको है कि पूरी तरह से वो तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं JEE मेंस की तैयारी करने के लिए। अगर ध्यान में रखिए कि अगर वो 11th से 12th भी चले गए स्टूडेंट, तो ऐसा है कि आपको यहाँ पे सैड होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, वो भी स्टूडेंट तैयार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना आपको कि 11 को जो स्टूडेंट्स है वो डेली आपको कितना पढ़ना है, आपको 6 to 8 आवर्स, आपको ये पर्सनल इतना जो आवर्स है 6 to 8 आवर्स आपको JEE के लिए तैयारी करने का है। और जो 12 के स्टूडेंट्स हैं अगर वो 11 क्रॉस कर चुके हैं, तो 12 के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखिए यहाँ पे 10 to 11 आवर्स डेली आपको यहाँ पे पढ़ाई करने का ही है। 10 यहाँ पे क्या बोला मैंने, 10 to 11 आवर्स अगर आपको क्वालिफाई करने का है। मींस स्टूडेंट्स आपको JEE मेंस सिर्फ नहीं पढ़ने का है, JEE एडवांस भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप IIT कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इससे पहले मैं आपको क्या बताया, 11th में अगर आप है तो हाफ सेमिस्टर आपको क्रॉस हो गया। मैं हाफ सेमिस्टर की बात क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि 10th में आने के बाद वो 11th के जो सिलेबस रहते हैं उससे फेमिलियर होने के लिए उसको 3 से 4 मंथ का जो टाइम लगता है, उसको अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि नया उसका कैसे इन्वायरमेंट उसका अलग रहता है, उसका 10 का लेवल अलग रहता है, 11 का लेवल अलग रहता है, सब्जेक्ट उसको अलग अलग मिलते हैं। आपको जब 10th में रहे होंगे तो साइंस को आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसको बोलते हैं हम एक ही में मिलता है, लेकिन 11th में आने के बाद उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब पार्ट सेपरेट हो जाते हैं। उसको अपने आप को एडजस्ट करने के लिए 3 से 4 मंथ लग जाता है, डेट इज कॉल्ड हाफ सेमिस्टर मैं बोल सकता हूं उसको। तो हाफ सेमिस्टर के बाद वो पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए उसको JEE की तैयारी करने के लिए। लेकिन वहां से भी उसको 6 to 8 आवर्स उसको डेली कंटिन्यू उसको देने का है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, 6 to 8 आवर्स उसको देने का है डेली। 6 to 8 कोई भी कंडीशन में आ जाए उसको 6, ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि एक दिन आपने 12 घंटा पढ़ लिए तो चलिए दूसरे दिन आप 3 घंटा 4 घंटा पढ़े, एवरेज नहीं चलेगा।
6 to 8 आवर्स आपको डेली पढ़ने का है। समझ में आया? अगर वो 12th में है, अगर उनको क्वालिफाई करने का है तो 10 to 11 आवर्स। ये आपको तो कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। ये पर्सनल टाइमिंग मींस क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें आपको कॉलेज का टाइमिंग छोड़ देने का है, इसमें आपको जो फ्रेंड सर्कल के साथ जाते हैं वो भी छोड़ देने का है, इसमें जो आप खाना पीना टेलीविजन के साथ या मोबाइल के साथ जो अपना टाइम स्पेंड करते वो सब छोड़ने के बाद ये मैं बात कर रहा हूं कितना। अब उसमें आप कितना आप सोते हैं, आप उसके हिसाब से एडजस्ट कीजिए आप अपने टाइमिंग का। समझ में आया यहाँ पे? अभी देखिए सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे बात करूंगा, स्टूडेंट ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो आपका कंप्लीट होता है वो ये कि स्टूडेंट्स की जब भी ये कोई चीज आप कंप्लीट करते हैं तो उससे पहले आपको एक बेस्ट स्टार्ट देना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए। आपको अब मैं इसका आपको ये पता चल गया कि आपको स्टार्ट कब से करने का, आपका टाइमिंग कितना होना चाहिए, ये तो आपको पता चल गया स्टूडेंट। लेकिन आपको मैं एक सबसे बेहतर, मैं अपनी रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ, टिप्स फॉर प्रिपरेशन। जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, जो हम लोग JEE की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको टिप्स देने जा रहा हूं। अब आपका टिप्स क्या है, ये मेरा ओपिनियन है कि ये टिप्स होना चाहिए। अब आपका ओपिनियन क्या है स्टूडेंट्स, दूसरे एजुकेटर का अलग ओपिनियन रहता है, ये मेरा खुद का पर्सनल जो अपना ओपिनियन है। ये जो आप JEE की तैयारी करने का है, ये JEE की आप जो आप जो JEE की तैयारी करेंगे उसमें क्या आपको करने का है जिसकी वजह से आप JEE क्वालिफाई कर पाए, JEE एडवांस क्वालिफाई कर पाए और उसमें आपको IIT कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, IIT कॉलेज स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स का एक सपना रहता है, एक ड्रीम रहता है कि मैं IIT कॉलेज में पढूं, क्योंकि आपको पता होगा कि IIT कॉलेज के जो लोएस्ट स्टूडेंट रहते हैं वो हमारे कॉलेज के एकदम टॉपर के, जिसको बोल सकते हैं टॉपर का स्क्वायर ले लीजिए, इतना रहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, IIT कॉलेज के जो एकदम लोएस्ट मींस एकदम C और D ग्रेड के जो स्टूडेंट रहते हैं वो हमारे कॉलेज के टॉपर्स रहते होंगे। स्क्वायर की मैं बात करूं, सोच लीजिए फिर उनका जो लेवल रहता होगा कैसा रहता होगा। समझ में आया? अभी देखिए ध्यान रखिए, तो टिप्स नंबर में सबसे पहले आपको मैं ध्यान में दूंगा, सबसे पहले आपको टिप्स में क्या करने का है कि टिप्स में आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करने का है कि फाइंड दिस सिलेबस आपको सबसे पहले फाइंड आउट करने का है। क्या करने का है, सिलेबस आपको सबसे पहले पता लगाने का कि आपका सिलेबस क्या है। स्टूडेंट ध्यान रखिए कि सिलेबस में मान लीजिए आपका, मैं मैथ्स की बात करूंगा क्योंकि मैथ्स की मैं बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं मैथ ही आपको पढ़ाता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन है, लिमिट्स है। अभी आपके 12 के सिचुएशन के हिसाब से हम जो हमारे जो मैथ्स पार्ट 2 में है उसके अंदर हमारा लिमिट्स का पार्ट नहीं है, बरोबर। अब देखिए आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, सॉरी सिलेबस में आप JEE की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 का सिलेबस है, पढ़ते जाओ भाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लिमिट्स का जो चैप्टर है वो भी JEE के पार्ट्स में आता है, JEE के सिलेबस में आता है। तो आप चलिए वो पढ़ लिया, लिमिट्स का आपने चैप्टर छोड़ दिया जो बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, अगर आपने छोड़ दिया तो मींस आपका सिलेबस का एक चैप्टर छोड़ दिए वहां पे, तो क्या पता चला वहां पे आपके जो मार्क्स है वो आपका जो लेवल है वो और कम होते जाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले क्या करने का है कि सिलेबस पता लगाने का कि भाई सिलेबस कौन सा है, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या मैथ्स का। समझ में आया? तीनों का। अभी दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरे की तरफ मैं जाऊंगा तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखते हुए काम करने का। दूसरा क्या है यहाँ पे, फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये मेरा ओपिनियन स्टूडेंट, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो मैं टिप्स दे रहा हूं प्रिपरेशन का, ये मेरा अपना ओपिनियन के साथ दे रहा हूं। फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता लगाने का है। स्ट्रेंथ में स्टूडेंट्स की देखिए किसी का नोमेरिकल्स अच्छा रहता है। अब नोमेरिकल्स भी दो टाइप के हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसको मैथ्स के नोमेरिकल अच्छे लगते हैं लेकिन उसको फिजिक्स के नोमेरिकल अच्छे नहीं लगते। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे फेस किया सामने से कि उसको मैथ्स के प्रॉब्लम तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन फिजिक्स के अच्छे नहीं लगते, या फिर फिजिक्स के प्रॉब्लम उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले रहा है लेकिन वो मैथ्स के प्रॉब्लम में उसको प्रॉब्लम हो रही है, मैथ्स के प्रॉब्लम वो ईजी से सॉल्व नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ के अंदर भी ध्यान में रखने का है, जो वीक पॉइंट है आपका, अगर फिजिक्स आपका वीक पॉइंट है तो पहले फिजिक्स से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ में क्या बोल रहे हो स्टूडेंट्स कि ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है तो आप मैथ्स छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। मैथ्स को भी आपको टाइम पे देखना है, वो भी हम लोग टिप्स में, वो भी मैं पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। समझ में आया? तो आपको सबसे पहले क्या पता लगाने का है, सिलेबस। दूसरे में क्या पता लगाने का है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ में आपकी थ्योरेटिकली स्ट्रेंथ है या फिर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि दो ही पार्ट के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो स्ट्रेंथ के ऊपर आपको ध्यान देना है, और वो स्ट्रेंथ आपको कैसा भी हो, या फिर न्यूमेरिकल्स का पार्ट हो या फिर थ्योरेटिकल का पार्ट हो, ये ध्यान में रखते हुए आपको काम करने का। समझ में आया? अभी तीसरे पार्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। यहाँ पे तीसरा पार्ट, यहाँ पे क्या ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको तीसरे पार्ट में ध्यान देना कि नोट्स बनाने का, आपको मेक्स नोट्स, ओके, मेक नोट्स एंड कंटिन्यूअसली makes notes and continuously review each section. समझ में आया? यहाँ पे
अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको करना क्या है, तीसरे पॉइंट के अंदर मेक नोट्स एंड कंटिन्यूस। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पहले पॉइंट के बाद में दूसरा पॉइंट, यहाँ पे फिर से एक पॉइंट और यहाँ पे भूल चुका हूं, यहाँ पे भूल गया हूं। देखिए दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं इसको तीसरा पॉइंट दे रहा हूं, इसको चौथा पॉइंट दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे ध्यान में रखिए कि दूसरे पॉइंट में हमेशा आपको क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने का है प्रीवियस 10 ईयर्स के, जेईई की जितने भी प्रीवियस 10 ईयर्स के हैं वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने का है। कलेक्ट दी क्वेश्चन पेपर, कलेक्ट दी क्वेश्चन पेपर, क्यूपी मीन्स दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन पेपर। ओके, क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस 10 ईयर, प्रीवियस 10 ईयर्स। ओके, यहां पे आपको दूसरे पॉइंट में क्या ध्यान में रखने गए, सिलेबस पता लगाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने गए, ताकि स्टूडेंट जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा सेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर से देख पाए कि हम लोग जो अपना यहाँ पे हम लोग यूज किए, हम लोग जो पढ़ाई किए, हम लोग जो स्टडी किए, वो हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर से जो क्वेश्चन आ रहा है वो हम खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो भी बहुत ही मस्ट है। तीसरा यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगाने का। चौथा क्या हो गया कि नोट्स, और आप नोट्स बनाने, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान होगा आपको सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत मीन्स बहुत ही ज्यादा वास्ट है सिलेबस, बहुत ही ज्यादा बिग है, तो आपको सिलेबस को एक छोटे पर्टिकुलर नोट्स में बनाने का। नोट्स मीन्स आपको कोई अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर न्यूमेरिकल्स की मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो डिफरेंशिएशन का हर प्रॉब्लम तो सॉल्व आप करे होंगे, आपको दिमाग में होगा। स्मार्ट वर्क में जो बार बार बोल रहा था स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, स्मार्ट वर्क अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। स्मार्ट वर्क जो 6 स्टेप में आ रहा था वो 2 स्टेप में आपको कैसे सॉल्व करने का, ये फॉर्मूला आपको याद रखने का, वो फॉर्मूला को ही आपको नोट्स में बनाने का। फिजिक्स का थ्योरेटिकली पार्ट जो इंपॉर्टेंस है, ग्राफ से मैक्सिमम डायग्राम से अपना थ्योरेटिकली पार्ट हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, वो चीज ध्यान में रखने का। और रिव्यू मतलब कंटिन्यूअस रिव्यू करने का इस सेक्शन। ऐसा नहीं कि एक बार आपने नोट्स बना लिया तो चलो भाई अब एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हर नोट्स बनाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसको आपको रिकॉल करने का, आपको अपने ब्रेन को रिकॉल करने, ऐसा नहीं दिमाग को भूलने नहीं देने का है, कंटिन्यूअस रिकॉल करने का है। समझ में आया? पांचवा टिप्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, पांचवा टिप्स जो मैं आपको देने जा रहा हूं यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है। पांचवा टिप्स आपको स्टूडेंट ध्यान रखें कि स्टडी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, स्टडी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, स्टडी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि स्टडी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन का मीनिंग क्या है। यहां पे जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स आप पढ़ते बैठ रहे तो 4-4 घंटा आप उठ ही नहीं रहे, ठीक है, 4-4 घंटा आप कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि आप जो पढ़ रहे ये चीज, कॉन्सेंट्रेशन को जो लेवल रहेगा 1.5 से 2 घंटा, मैक्सिमम 2.5 घंटा कॉन्सेंट्रेशन का लेवल रह सकता है। अगर कोई चीज बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे तो 8 घंटे को मैक्सिमम आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 4 पार्ट में मीन्स यहाँ पे आपको 4 पार्ट में मीन्स 2 घंटे का पढ़ने का, फिर उसको 5 से 10 या 15 मिनट का ब्रेक लेने का, मैक्सिमम 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, फिर 2 घंटे की आप स्टडी कीजिए, 2 आवर्स का, ठीक है, 2 आवर्स का, फिर यहाँ पे फिर 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में पढ़ेंगे तो आपकी जो पढ़ाई का जो लेवल है वो और अच्छा होता जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ पाएंगे। समझ में आया? तो 5 पॉइंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अभी 6 पॉइंट की तरफ जरा ध्यान दीजिए। 6 पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, 6 पॉइंट यहाँ पे क्या होने वाला, ध्यान दीजिए जरा। 6 पॉइंट ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या स्टूडेंट, 6 पॉइंट्स क्या है आपको, ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या रखने का आपको, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहने का है। और पॉजिटिव एटीट्यूड मींस स्टूडेंट ध्यान रखिए कि ये एटीट्यूड, अब यहाँ पे एटीट्यूड मींस दूसरे लेवल के एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड मींस आपको हमेशा याद में रखने की, आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है आपको ये, आपको अपने हिसाब से आपको डिमोटिवेट नहीं होने का, आपको हमेशा मोटिवेट होने का ये कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर ही लूंगा, मैं ये कर लूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जो मेरे बीच में आएगा मैं ये करके रहूंगा। मेरे को IIT कॉलेज में एडमिशन लेने का है। आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहने का। आपको अगर नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम तो वो आपको सोचिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, तो डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। समझ में आया? अब पॉइंट नंबर 7 की तरफ ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 7 क्या है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 7 हमेशा ध्यान में रखिए यहाँ पे क्या स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 क्या है, ऑलवेज कीप योर गोल इन योर माइंड, ऑलवेज कीप योर गोल, ऑलवेज कीप योर गोल इन माइंड। समझ में आया? अब अपना जो आपका टारगेट है, टारगेट क्या है, IIT कॉलेज में एडमिशन लेने का। टारगेट क्या है हमारा, IIT कॉलेज में एडमिशन लेने का। हमारा टारगेट है IIT कॉलेज में, IIT बॉम्बे में, फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे, हमारा टारगेट क्या है, IIT बॉम्बे में एडमिशन लेने का है।
तो आपको ये गोल आपके दिमाग में हमेशा बता के रखने का है। या फिर आपका क्या पता हो सकता है पर्सनल प्रॉब्लम भी, पर्सनल मीन्स आपके जो फैमिली है वो बहुत ही लोअर क्लास के हो सकते हैं या मिडिल लोअर क्लास के जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां पे आपको फैमिली को दिमाग में रखते हुए चलने का कि मेरे पापा इतना मेहनत करते हैं, मेरी मम्मी लोगों के घरों में काम करती है, मेरा जो बड़ा भाई इतनी मेहनत से कमाई करता है, ठीक है, तो वो पैसे को आपको वेस्ट नहीं करने का और ये भी दिमाग में रखने का है कि आईआईटी बॉम्बे में आपको एडमिशन चाहिए ही चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे मेरे ऊपर कोई भी हंसे, मेरे को आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेने का है। तो ये गोल अगर आपके दिमाग में रहता है स्टूडेंट, तो आप जो पढ़ाई करेंगे वो और अच्छे लेवल से करना चालू करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अभी ध्यान दीजिए हमारा पॉइंट नंबर 8 क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए हमारा टिप जो प्रिपरेशन के 7 पॉइंट हो चुका है, अभी 8 पॉइंट ध्यान दीजिए। 8 पॉइंट यहाँ पे क्या है कि गेट योर बॉडी क्लॉक इन रिदम, get your body clock in rhythm with the examinations timing a few days before the examinations। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए पॉइंट नंबर 8 थोड़ा सा बिग है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझने वाले पॉइंट है। मेरे को स्टूडेंट्स ये लगा कि ये पॉइंट भी इंक्लूड करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। पॉइंट नंबर क्या है स्टूडेंट, ध्यान देखिए कि गेट योर बॉडी क्लॉक इन रिदम विद द एग्जामिनेशंस टाइमिंग फ्यू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। अब ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि पॉइंट नंबर 8 बोलता क्या है। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम लोग जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि हम लोग दिन में ही डे के टाइम पे ही पढ़ाई करके हम ये तैयारी कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि डे के टाइम पे हम मैक्सिमम टाइम पे हम कोई ना कोई कामों में, कोई ना कोई घर के कामों में या फ्रेंड्स के या कहीं पे भी हम इंक्लूड रहते हैं, तो हमको टाइमिंग जो मैक्सिमम मिलता है वो रात का ही मिलता है। तो रात के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा भी है जो रात के ही, जिसको हम लोग रात में ही वो पढ़ाई करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, तो रात में स्टूडेंट्स अगर आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आप 12 से 12 o'clock से नाइट के जो 12 o'clock है 12 से 6 पढ़ाई करते हो, ओके, फिर उसके बाद आप सो जाते हैं 7 o'clock अगर आप सो जाते हो और 7 से 10 तक का सोते या 10:30, ओके, 10 या 10:30 तक अगर आप सोते हैं तो 10:30 तक, तो ये चीज स्टूडेंट्स आप तब तक ये कंटिन्यू करेंगे जब तक एग्जाम का 1 महीना नहीं बचता है। ये 1 महीना स्टूडेंट बचा, तो अभी आप ये अगर ये कंटिन्यू रखेंगे एग्जाम के टाइम तक, तो इसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है दिन के टाइम पे लेजीपन से दिखाएगी। मींस क्या है कि जो एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा स्टूडेंट, तो आप जितना अभी पूरा साल भर में आपने हार्ड वर्क किया है वो पूरा बेकार चला जाएगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये 8वां पॉइंट क्या याद रखने का है कि एग्जाम के 1 मंथ पहले आपको अपना रूटीन जो है पढ़ने का वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स एक रिसर्चर ने क्या कहा है कि किसी भी चीज को पूरी तरह से अपना बनाने के लिए 21 दिन उस पर अपना टाइम देना पड़ता है। कितना दिन? 21 दिन, 21 डेज आपको किसी भी एक चीज को अपना करने के लिए, कोई एक चीज की हैबिट बनाने के लिए 21 दिन आपको देना पड़ेगा। समझ में आया? देखिए अगर आप रात में पढ़ रहे थे तो उसको दिन में आपको पढ़ने के लिए 21 दिन में कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा। एक दिन भी अगर आप कंटिन्यू बीच में मिस करते हैं, मैं मानता हूं कि 21 से आप 20 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, लेकिन सर्वे के हिसाब से 21 डेज ऐसा है कि आप कंटिन्यू ये चीज कोई भी काम करेंगे तो उसकी आपको हैबिट लग जाएगी। 22वें दिन आपको याद आएगा कि अरे ये काम तो मेरा काम करना था, ये मैं भूल गया हूं, तो आपको 22वें दिन ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। समझ में आया? तो आपको ये 8वां पॉइंट भी दिमाग में रखते हुए चलने का है कि आपको एग्जाम से पहले अगर आप नाइट में पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर क्या स्टूडेंट्स नाइट में पढ़ाई करना ही पड़ेगा, नाइट में करे तो आपको रूटीन चेंज करना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाए। दिन के टाइम पे आपको नीट जो एग्जाम के टाइम पे लिखना, आपको वो दिमाग में आपको ध्यान में रखते हुए काम करने का। समझ में आया? तो पॉइंट नंबर 8 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अभी पॉइंट नंबर 9 जो है स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा मस्ट है। पॉइंट नंबर 9 यहाँ पे क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 क्या है, पॉइंट नंबर 9 क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 9 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेकिंग टेस्ट सीरीज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि टेस्ट सीरीज आपको लेना ही पड़ेगा। टेस्ट सीरीज मींस देखिए आपने पूरा सिलेबस वगैरह सब प्रिपरेशन कर लिया, पॉइंट नंबर 8 तक आपने सब कुछ कर लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, पॉइंट नंबर 8 तक कर लिया, क्वेश्चन पेपर से भी आप सॉल्व कर ले।
आप जब टेस्ट सीरीज देखिए, बहुत सारे एकेडमी है जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, कुछ एकदम मिनिमम लोएस्ट कॉस्ट पे 1500-2000 रुपए पे वो साल भर का प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं तो किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वहां पे आप अच्छी तरह से हर जो क्वेश्चन उनका है वो हर टाइम अगर आप अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं तो वहां पे पूरी तरह से आप प्रिपेयर हो जाएंगे JEE एडवांस को और मेंस को क्वालिफाई करने के लिए, IIT कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। अगर IIT कॉलेज में एडमिशन आपको मिलता है स्टूडेंट, तो आप जो एडमिशन के जो हमारे नॉर्मल कॉलेज को 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए जो हमको पे करना पड़ता है एडमिशन के टाइम पे IIT बॉम्बे के लिए या IIT कोई भी IITians कॉलेज के लिए, आपको 3,000 से 5,000 रुपए आपको बेयर करना पड़ेगा। वहां पे बेयर करने के बाद आपको एक IITians कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा और सेकंड ईयर थर्ड ईयर कॉलेज, जैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर कॉलेज में ही आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा 20 लाख, 30 लाख या फिर अपना 10 लाख, 20 लाख, मिनिमम आपको IITians कॉलेज का आपको मिनिमम 7 to 8 लाख तो पैकेज मिलेगा ही। मेरे को 100% उम्मीद है इस चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉइंट 1 से पॉइंट 9 तक आपको दिमाग में रखने का जब भी आप JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये मेरा ओपिनियन है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, सब एजुकेटर्स का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, आपका खुद का भी ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन मेरा जो कहा है ये चीज मैंने बहुत ही सोच के बनाया, ये ओपिनियन, ये टिप्स, तो आप ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा JEE का सेक्शन का आज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ध्यान में रखिए कि आपको पहले सबसे पहले पैटर्न याद हो गया, सिलेबस आप लिखिए, क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सब कुछ आपको टेस्ट सीरीज लेना मस्ट है स्टूडेंट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आप सब चीज तैयारी करें, लेकिन एग्जाम में टेस्ट कैसा पूछे जाता है, किस टाइप के लेवल का क्वेश्चन पूछे जाता है, वो भी आपको मालूम होना जरूरी है, समझ में आया। तो आज का हमारा चैप्टर, आज का हमारा जो वीडियोस का जो पार्ट था JEE का यहीं पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और JEE के साथ साथ MST CT के बारे में जो हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।